चलो अनुच्छेद 253 तक हो गया है। अनुच्छेद 253 जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले केंद्र राज्य संबंध वाला था। और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो आर्टिकल था वो कहाँ से कहाँ तक था बता दो। 263 एंडिंग है ना। कहाँ से स्टार्टिंग था? 245। चलो आज के देखो क्लास में हम लोग आर्टिकल नंबर 253 तक तो हो गया था। 254 से देखना है ना। चलो आर्टिकल नंबर जो 254 है इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रकार की धाराएं पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल 254 का जो धारा 1 है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है ना। और फिर देखेंगे आर्टिकल नंबर 254 की जो धारा 2 है इसमें आपको क्या याद रखना है, समझ आ पा रहा है। तो आर्टिकल 254 की धारा जो 1 है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया यदि कोई कानून है, ठीक है ना, उसको संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल होना अगर प्रतिकूल है, क्या है जल्दी बताओ। प्रतिकूल मतलब उसके विरोध में है, अनुकूल मतलब उसके अनुरूप है, समझ आ पा रहे हैं। तो अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाए गए हैं और संसद के द्वारा बनाए गए कानून के क्या है जल्दी बता दो, प्रतिकूल है ना, तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित करते हैं? शून्य घोषित कर देते हैं। और संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो उस समय प्रभावी होता है। समझ आ पा रहा है। इसमें कुल मिला के हम सिंपल ये समझ सकते हैं इस आर्टिकल में कि अगर हमारे सामने दो सदन होता है कानून बनाने वाला, जिसमें से एक राज्य का क्या होता है जल्दी बता दो, विधान मंडल। राज्य का क्या बताओगे? विधानमंडल। और दूसरा अपन क्या बताएंगे? संसद। केंद्र का क्या बता दो? संसद। अगर राज्य का विधानमंडल और संसद दोनों ही कानून बनाए गए हैं और राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है और संसद के द्वारा जो कानून चल रहा है उसके अगर ये मान लो प्रतिकूल है, क्या है जल्दी बता दो? प्रतिकूल मतलब उसके थोड़ा विपरीत में है, तो उस समय किसका कानून प्रभावी होगा जल्दी बताओ? संसद का। क्या बताओगे? संसद का। और विधानमंडल का जो कानून है वो क्या हो जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये आर्टिकल 254 को जो धारा 1 है इसमें आपको बताया गया है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 254 का जो धारा 2 है इसमें क्या बताया गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं अभी भी हम ये देखें कि विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून अगर संसद के कानून के प्रतिकूल है तो इसका जो विधानमंडल का कानून क्या घोषित हो जाता है? शून्य। लेकिन आर्टिकल 254 का जो धारा 2 है इसमें सिंपल क्या बताया गया है, अगर विधानमंडल अगर स्टेट का कोई विधानमंडल है, ठीक है ना, और ये संसद के विरुद्ध अगर कुछ कानून लाता है, किसके विरुद्ध जल्दी बताओ? संसद के, मतलब संसद के विरुद्ध राज्य द्वारा पारित कोई कानून है, ठीक है ना, और अगर इस कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गया, किसकी सहमति मिल जाता है? राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर ऐसा कानून लागू जरूर होगा। ऐसा कानून क्या होगा जल्दी बता दो? लागू होता है। तो ये आर्टिकल 254 की जो धारा 2 में क्या लिखा है समझ में आ पा रहा है कि विधानमंडल कुछ कानून लाया लेकिन वो कानून किसके विरुद्ध है? संसद के। लेकिन आर्टिकल 254 की धारा 1 के तहत उसको क्या घोषित कर देते हैं? शून्य। लेकिन मान लो अगर किसकी सहमति मिल गया? राष्ट्रपति का। किसका मिल गया जल्दी बताओ? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल गया तो ऐसा कानून लागू हो सकता है उस स्टेट में। तो ये धारा 2 में लिखा है आर्टिकल 254 का। दोनों क्लियर समझ में आ रहा है? अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिला तो इस आर्टिकल के तहत क्या हो जाएगा? शून्य। क्लियर सबका? और राष्ट्रपति की सहमति मिल गया तो उस राज्य में क्या होगा? लागू। अगर कोई कानून किसके विरुद्ध में जल्दी बताओ? संसद के। संसद के विरुद्ध में है तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना।
तो ये है आर्टिकल 254। क्लियर है तक सबका क्या है ये? तो फिर से एक बार देख लो, आर्टिकल 254 का धारा 1 सबको क्लियर आ पा रहा है समझ में? अगर विधानमंडल के द्वारा लाए गए कानून संसद के प्रतिकूल है ना, तो ऐसा कानून क्या हो जाता है? शून्य। लेकिन इस अनुच्छेद के तहत अगर राष्ट्रपति की क्या मिल गया? सहमति, तो वो कानून लागू हो सकता है। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े, चलो ठीक। चलो आर्टिकल इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, अब देखो 255 में कोई खास बात नहीं लिखा है इसलिए उसको हटा रहा हूं मैं। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 256, क्या पढ़ेंगे जल्दी बता दो। आर्टिकल नंबर 256 के बारे में देखते हैं क्या इसके अंतर्गत बताया गया है। चलो आर्टिकल नंबर जो 256 है इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इसका जो टॉपिक है राज्यों एवं संघ का दायित्व। टॉपिक क्या है जल्दी बता दो। राज्यों एवं संघ का क्या बता दो? दायित्व के बारे में यहां लिखा हुआ है। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो यहां ये बताया गया है, सिंपल आपको याद ये रखना है कि संघ के द्वारा अगर कुछ कानून लाया जाता है, संघ के द्वारा क्या लाया जाता है? कुछ कानून लाया जाता है प्रत्येक राज्यों के लिए, तो ऐसे कानून को सभी राज्यों के द्वारा उसका अनुपालन किया जाएगा। अनुपालन, ये बात आपका लिखा है, बस एकदम सिंपल सा है कि संघ के द्वारा यदि कुछ क्या लाया जाता है? कानून लाया जाता है, ठीक है ना, तो राज्यों के द्वारा उसका क्या किया जाएगा? अनुपालन किया जाएगा। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि मान लो राज्यों की जो कार्यकारी जो शक्ति है, राज्यों की क्या बता दो? कार्यकारी जो शक्ति है, ठीक है ना, कार्यकारी शक्ति का अगर प्रयोग इस तरीके से करेंगे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और अन्य कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करे, मतलब संसद के द्वारा कुछ, संघ के जो संसद के द्वारा जो कुछ कानून लाया गया है उसके अनुरूप ही कोई भी चीज इन लोग बना सकते हैं। राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसके तहत अगर कुछ भी चीज का निर्माण करते हैं कानून का, तो उस कानून में क्या ध्यान रखना है? तो संघ के द्वारा जो कानून लाया गया है उसका वो क्या कर रहा हो? अनुपालन कर रहा हो। ऐसा ही वो लोग कार्य कर सकते हैं। राज्य की क्या बता दो? कार्यकारी जो शक्ति होंगे उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो फिर से एक बार देख लो, आर्टिकल 256 में राज्य और संघ का दायित्व को लेकर चर्चा किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या बताओगे कि राज्यों की जो कार्यकारी जो शक्ति का प्रयोग उसी तरीके से किया जाएगा जो संघ के द्वारा कुछ कानून लाया गया है उसका अनुपालन कर रहा हो, उसको विरोध में मत हो। समझ आ पा रहा है? इस चीज को बताया गया कि इस आर्टिकल में 256 में इतना आपको लिखा गया है। क्लियर है सबके यहां तक? है ना? तो 256 में बस इतना आपको याद रखना है। 254 में क्या था जल्दी बता दो एक बार। 254 में हम लोग क्या देखे थे? अगर विधानमंडल कुछ कानून लाता है किसके विरुद्ध? संसद, तो क्या घोषित हो जाएगा? शून्य। लेकिन राष्ट्रपति का अनुमति मिल गया तो लागू। समझ आ पा रहा है? इसमें यह बताया गया कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो जब भी कुछ अपने शक्ति का उपयोग करेगा तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के क्या होना चाहिए, मतलब उसका अनुपालन कर रहा हो, ऐसा शक्ति वो यूज कर सकता है। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है तक सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 257। क्या देखते हैं जल्दी बता दो। 257। चलो आर्टिकल नंबर जो 257 है इसमें देखो क्या लिखा गया है। इसमें भी देखो वही वही चीज रिपीटे है लेकिन अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार की चीजों का यूज किया गया है। इसमें भी देखो हम दो चीज समझते हैं मुख्य रूप से। इसमें लिखा है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की क्या बता दो? कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, राज्य की क्या बता दो? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग
इस प्रकार इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार किया जाएगा कि वो जो होगा, हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका, संघ की क्या बता दो, कार्यपालिका में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई क्या बता दो, बाधा उत्पन्न ना हो। इतना आपको बस याद रखना है। समझ आ पा रहा है कि राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कौन आएगा, जल्दी बताओ। मुख्यमंत्री आएगा और उसका मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद लोग आएंगे। और संघ की कार्यपालिका में कौन आएगा, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। तो राज्य की हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद, और यहां बता दो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद। ये अपने जगह पे अपना काम करेगा, ये अपने जगह पे अपना काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को बाधा पहुंचाएंगे क्या, नहीं। यह किस आर्टिकल में लिखा है, 257 में ये लिखा है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, क्लियर है तक सबका। तो 257 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति और संघ की कार्यपालिका शक्ति, अगर ये जब भी कुछ काम करते हैं तो किसको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा काम कर सकता है, अगर बाधा उत्पन्न कराता है तो उस वह काम वो नहीं कर सकता राज्य की कार्यपालिका। आ रहा बात समझ में, आए ना। चलो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 260। क्या देखेंगे जल्दी बताओ, आर्टिकल 260 हम देख लेते हैं। चलो आर्टिकल नंबर 260 है, इसमें ये बताया गया है, इसका जो मेन टॉपिक है यानी इसमें लिखा है कि भारत से बाहर, भारत से क्या बता दो, बाहर के प्रदेशों, भारत के क्या बता दो, बाहर के प्रदेशों के संबंध में, संबंध में संघ का अधिकार, किसका अधिकार जब बताओ, संघ का अधिकार। संघ मतलब केंद्र सरकार, क्या बताओगे, केंद्र सरकार। संघ मतलब क्या बताओगे, केंद्र सरकार। तो आर्टिकल 260 किससे रिलेटेड है बोलेंगे तो भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में जो भी चीज करना है वो किस, उसके पास, किनके पास यह अधिकार होता है जल्दी बताओ, केंद्र सरकार मतलब संघ का ये अधिकार है। राज्यों का अधिकार होता है क्या, नहीं। जैसे भारत के बाहर कोई भी प्रदेश है, इसके संबंध में अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे भारत से बाहर कोई प्रदेश है, उसकी कार्यकारी शक्ति को लेके कुछ टिप्पणी करना है या उनकी सहायता करना है तो संघ कर सकता है। कौन कर सकता है, संघ। इसके अलावा उनकी कोई विधायी संबंधी, यदि कुछ विधायी संबंधी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है, न्यायिक संबंधी शक्तियों में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, या उसको अपने ऊपर ले सकता है कि मैं कर दूंगा आपको, आप लोगों के लिए ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं। तो भारत से बाहर अगर कोई प्रदेश है तो इनके संबंध में कार्यकारी संबंधी टॉपिक को लेके, विधायी टॉपिक को लेके या न्यायिक टॉपिक को लेके जो भी कार्य करेगा वह कौन करेगा जल्दी बताओ, केंद्र सरकार। अगर मान लो कोई राज्य है और उस राज्य के बगल में ही कोई अन्य राज्य है दूसरे देश का, समझ पा रहे हैं, तो दोनों राज्य मिलके इन तीनों टॉपिक पर कुछ काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अगर दूसरे देश का है जो भारत का नहीं है तो उसके लिए हमेशा कौन खड़ा होगा, केंद्र सरकार। राज्य सरकार खड़ा होगा क्या, नहीं। आ रहा बात समझ में, आए ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर क्या बता दो, 260 में, सिंपल आपको ये याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक। चलो चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 262। क्या देखेंगे जल्दी बता दो, 262।
चलो आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे कोई अंतर्राज्यीय जो नदी होती है, अंतर्राज्यीय क्या बता दो, नदी, अंतर्राज्यीय नदी मतलब एक नदी एक से ज्यादा राज्य में बह रहा है तो उसको अंतर्राज्यीय नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो नदी महानदी कहाँ जाता है? उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नदी बह रहा है तो उसको लेके कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है बीच में कभी भी, तो उसको लेके इसमें बताया गया है कि अंतर्राज्यीय नदी, समझ में आ रहा है, या नदी घाटी, क्या बता सकते हैं? नदी घाटी। उस ठीक है, उसी अंतर्राज्यीय नदी का जो नदी घाटी को लेके अगर जल का उपयोग, किसका उपयोग बता दो? जल का उपयोग, जल का उपयोग को लेकर अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का क्या बता दो? विवाद उत्पन्न होता है। विवाद मतलब कि उस जल का यहाँ गलत लिखा गया, जैसे कि कोई एक नदी एक से अधिक राज्य में जब बहता है तो उस नदी के पानी का जो जल का उपयोग कैसे कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा, उस जल के पानी का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो वो राज्य डिसाइड नहीं कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है? उसके लिए उनको किसके पास जाना पड़ेगा? तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत उनको जाना पड़ेगा संसद के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? संसद। ठीक है, कि संसद के अंतर्गत पहले कुछ यदि कुछ विवाद हो गया या कुछ शिकायतें हैं तो इस पर पूरा न्याय निर्णय कौन करता है? संसद। और संसद एक समिति बना देगा। संसद क्या बना देगा? समिति। और उस समिति को इस कार्य करने के लिए सौंप दिया जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो आर्टिकल 262 जो है वो नदी से संबंधित विवाद को लेके है। जल विवाद, क्या विवाद बता दो? अगर कोई नदी अंतर्राज्यीय नदी है और एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इससे संबंधित जो भी न्याय निर्णय लेना है वह किनके द्वारा लिया जाता है? संसद। और संसद के द्वारा ऐसे काम को लिए क्या करते हैं? समिति बना के या विधि अनुसार उसको किया जाता है। समझ आ पा रहा है? इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट आएगा क्या बीच में? बता दो। नहीं आता है, याद रखना कि जल विवाद को लेके सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगा। समझ आ पा रहा है? निर्णय मेन किसको लेना है? संसद को। किस समिति के मदद से एक समिति अपना रिपोर्ट लाएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से जितना जल को जितना यूज करना है वो राज्य उतना जल को यूज करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा क्या? नहीं। अब संसद देखेगा कि उस समिति में किनको किनको बैठाना है, किनको किसको लेना है, वो समिति संसद डिसाइड करेगा और इस नदी विवाद को निपटारा करेगा। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो आर्टिकल 262 सबको समझ में आ रहा है? किससे संबंधित है ये? जल विवाद बता सकते हैं। किस प्रकार का जल विवाद? अंतर्राज्यीय। क्या बताएंगे? अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में इसमें चर्चा है। क्लियर सबका? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद की चर्चा, जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा? संसद। कौन करता है? संसद। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो चलो, भाग हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? 8 पक्का? 8 तो कब का खत्म हो गया है? भाग 11 चल रहा है। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्या है बता दो? संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक था? 245 से लेके 263। तो ये 263 अभी लास्ट लिख रहा हूं भाई, ये लो आर्टिकल नंबर 263, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो आर्टिकल 263 जो है यह किससे संबंधित है बोलेंगे तो यह संबंधित है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में इसमें पूरी चर्चा किया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अंतर्राज्यीय परिषद की क्या बता दो? स्थापना को लेके इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आ रहा बात समझ में? जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होगा? जैसे कि राज्य और केंद्र के बीच अगर कुछ विवाद हो गया या दो राज्यों के बीच में अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, समझ में आ रहा ना,
तो इसका जो निपटारा वगैरह जो होता है ये अंतर्राज्यीय परिषद में होता है। किसमें होता है? अंतर्राज्यीय परिषद में। अगर एकदम बहुत बड़ा मामला है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखे थे उसमें आ जाता है। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद में कौन बैठते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत अगर हम सदस्य बात करें तो प्रधानमंत्री होगा, देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो उनके मेंबर होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ प्रशासक हैं वो उनके मेंबर हैं। समझ आ पा रहा है? और भी अब देखेंगे मेंबर में बहुत सारे लोग रहेंगे। तो मतलब देश में जितने भी हम बात करें राज्यों के जो प्रमुख है और केंद्र का जो प्रमुख है वो यहाँ बैठते हैं। और यदि कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, कुछ राज्यों को लेकर कुछ मामला है, तो उसी परिषद में उन लोग निपटा देते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? तो अंतर्राज्यीय परिषद समझ रहे हो क्या होता है? ठीक। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देख लो क्या क्या आपको पढ़ना है। चलो, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है बोलेंगे तो 263 में है। ठीक है ना? और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई सन 1990 में। याद रहेगा सबको कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसकी स्थापना कब हुआ था बता दो? 28 मई 1990। इस परिषद का एक मुख्यालय भी है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ जल्दी बता दो? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय। आ रहा समझ में? है ना? और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जब हुआ था 1990 में, तो कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो कौन सी समिति के सिफारिश पर इस अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किए थे? तो समिति का नाम है सरकारिया समिति। क्या बताओगे? सरकारिया समिति। क्लियर है? क्योंकि सरकारिया जो है एक व्यक्ति का नाम है, RS सरकारिया करके एक आपका न्यायाधीश था, न्यायमूर्ति, उसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सरकारिया समिति। समझ आ पा रहा है ना? और ये जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है ये स्थायी निकाय नहीं है, ये याद रखना। क्या है बता दो? स्थायी निकाय नहीं है। मतलब इसका स्थापना हर साल होगा ऐसा जरूरी ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब इस परिषद की स्थापना होगा। समझ आ पा रहा है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में ये भी लाइन आपको याद रखना है कथन निष्कर्ष के लिए कि यह जो निकाय है, क्या जल्दी बता दो? स्थायी निकाय नहीं है। क्लियर सबका? है ना? क्योंकि इसमें अगर हम बात करें किसी भी समय को लेके चर्चा किया गया नहीं है कि 2 साल बाद होगा इसकी स्थापना, हर साल होगा, हर 5 साल में होगा, ऐसा चर्चा है क्या? नहीं है। इसलिए क्या है जल्दी बता दो? स्थायी निकाय नहीं है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? अच्छा, जब भी इसकी स्थापना करना होगा तो इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। क्या बताओगे? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाएगी वो जल्दी बताओ? स्थापना किया जाता है। ठीक है? देखो, भले ही हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं 263 की अंतर्राज्यीय परिषद की क्या की जाएगी? स्थापना, लेकिन इस संस्था को संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता है। क्या नहीं मानता है? क्योंकि हर साल इसका स्थापना होता ही नहीं है, जरूरत पड़ने पर होता है, काम पड़ने पर। समझ आ पा रहा है? तो इसलिए याद रखना कि ये क्या आपको बताओगे कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है, इस बात की चर्चा आपको यहां किया गया है। याद रहेगा सबको? है ना? क्योंकि इसकी शक्ति का सीधा संविधान में कोई मामला है ही नहीं कि ये जो निकाय का मेन पावर क्या है ये बताया ही नहीं गया है। समझ आ पा रहा है? केवल मामला को सुलझाने के लिए है ये क्या करेगा, इसका पावर क्या है, संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो इस चीज को लेते हुए बताया गया है कि इसको हम क्या नहीं मानते हैं? संवैधानिक निकाय यह नहीं है, ये याद रखना। स्थायी भी नहीं है, ना कि क्या बताओगे? संवैधानिक निकाय नहीं है। क्लियर सबके यहां तक? है ना? चलो, इसके बाद हम देखते हैं कि इनका कर्तव्य क्या होता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें ध्यान से, कर्तव्य जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका अगर अब बात किया जाए किसके लोग के जल्दी बताओ? कर्तव्य क्या होता है? तो अगर अगर हम बात करें यहां पर राज्यों के बीच
राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, उत्पन्न क्या बता दो, विवाद, राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच करना, क्या करना बता दो, जांच करना। यह इस परिषद का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि क्यों ये विवाद हो रहा है, इसकी क्या की जाएगी, जांच किया जाएगा। और जांच करने के बाद यह क्या देता है, सलाह, क्या देगा जल्दी बता दो, सलाह कि ऐसा सा कर लो भाई ताकि विवाद थोड़ा सुलझ जाए। समझ आ पा रहा है? तो मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय परिषद का कर्तव्य बता दो क्या होता है, जल्दी बताओ। राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की क्या करना, जांच करना, और उस जांच से संबंधित क्या देना, केवल सलाह देना। यह मुख्य रूप से इनका क्या होता है, काम। क्लियर सबका? अब ये विवाद को लेकर सलाह देगा तो सभी राज्यों को दे सकता है, संघ को दे सकता है, समझ आ रहा ना? तो सलाह वो किसी भी टाइप का दे सकता है। समझ आ पा रहे हैं? तो ये मेन कर्तव्य एक ही आपको याद रखना है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो होते हैं वो इस प्रकार के विवादों की क्या करता है, निपटारा करता है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? लेकिन मान लो विवाद जो हो रहा है उसको अब वो मामला किस टाइप का है उसके ऊपर फिर संसद निर्णय लेगा। अंतर्राज्यीय परिषद तो केवल क्या देता है, सलाह दे दिया कि क्या क्या हो रहा है। क्लियर सबका? ठीक। अब आते हैं इस परिषद के संगठन के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताओ? संगठन। संगठन का मतलब ये देखते हैं कि कौन कौन मिलने, किनके किनके मिलने से अंतर्राज्यीय परिषद बनता है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या देखेंगे, जल्दी बता दो, संगठन कि कौन कौन इसके अंतर्गत होगा। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो आप बताओगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या होता है जल्दी बता दो, अध्यक्ष। क्लियर सबका? क्वेश्चन अगर आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी बता दो, तो प्रधानमंत्री यहाँ का क्या होता है, जल्दी बता दो, अध्यक्ष। अब इस संगठन के अंतर्गत अगर हम देखें तो और कौन कौन जुड़े होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। क्लियर है सबका? है ना? सभी राज्यों के क्या बता दो, मुख्यमंत्री। तीसरा अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और जहां जहां मुख्यमंत्री है वहां वहां के मुख्यमंत्री यहां इसके क्या होते हैं, सदस्य होंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं? जहां प्रशासक है वहां प्रशासक आएगा, और जहां जहां विधानसभा है वहां वहां के क्या बता दो, मुख्यमंत्री यहां आएंगे। या प्रशासक नहीं है तो कहीं कहीं उपराज्यपाल लोगों को भी अपन यहां ले सकते हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, मुख्यमंत्री, या क्या बताओगे, उपराज्यपाल। क्या बताएंगे, उपराज्यपाल। आ रहे कि नहीं समझ में? है ना? तो जहां जहां प्रशासक है वो आ जाएंगे, उपराज्यपाल आ जाएंगे, जहां विधानसभा है वहां के क्या बता दो, मुख्यमंत्री। वो सब इस सब परिषद के क्या होते, जल्दी बता दो, मेंबर होंगे। आ रहा बात समझ में? इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पोजीशन में, याद ये रखना है, 6 केंद्रीय केंद्रीय स्तर के जो केंद्रीय स्तर के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। आ रहा समझ में? है ना? और यदि मान लो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, किसी राज्य में क्या लग गया जल्दी बताओ, तो उस समय कौन आएगा? तो राष्ट्रपति शासन अधीन यदि कोई राज्य है तो वहां का क्या बताओगे, राज्यपाल भी यहां आएगा, कि उस समय यही हैंडल करते रहते हैं राज्य को। कि राष्ट्रपति शासन अगर मान लो छत्तीसगढ़ में लग गया तो उस समय यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, मेन कौन जाएगा, राज्यपाल। आए बात समझ में? तो ये 5 चीज आपको याद रखना है इस संगठन के अंतर्गत। क्लियर है? जल्दी बता दो। तो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले क्या बताओगे, प्रधानमंत्री। दूसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक हो, उपराज्यपाल हो या मुख्यमंत्री, सब जाएंगे यहाँ। क्लियर सबका? इसके अलावा बता दो 6 केंद्रीय स्तर के मंत्री इसमें रहेंगे। और 5वां क्या बताओगे,
राष्ट्रपति शासन जहां लगा है वहां का क्या बता देंगे, राज्यपाल यहाँ का क्या होगा, सदस्य होगा उस समय। जब भी इस परिषद का बैठक लगेगा तो इतने सारे लोग वहां उपस्थित होंगे। आ रहा बात समझ में, है ना। चलो, लेकिन अब हम इसमें बात करते हैं संगठन को लेके। इसी संगठन में से कुछ कुछ लोगों को उठाया जाता है और एक स्थायी समिति बनाया जाता है। क्या बनाते जल्दी बता दो, स्थायी समिति। स्थायी समिति। तो जो अंतरराज्यीय परिषद जो होता है, इसकी स्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले बताओगे स्थायी समिति के अंतर्गत इसमें मेन होता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय क्या बताओगे, गृह मंत्री, जो स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। तो दोनों क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन वाला आता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन क्वेश्चन दे दिया अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो गृह मंत्री जो भी होगा देश में वही समिति का अध्यक्ष होता है, स्थायी समिति का। समझ आ पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 5 केंद्रीय मंत्री, 5 क्या बता दो भाई, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें आपके शामिल होंगे। क्लियर सबका। और 5 लिखा गया है क्या सेकंड नंबर का। तीसरे नंबर पे यहाँ याद रखना है, जैसे कि यहाँ सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, तो हर साल 9 राज्यपाल, सॉरी सभी राज्यों के राज्यपाल बोलता हूँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं उसमें से 9 मुख्यमंत्री का चयन होता है। इसके लिए कितने मुख्यमंत्री का, 9 मुख्यमंत्री यहां इस समिति में जाते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं। तो ये स्थायी समिति में बस ये 3 चीज याद रखना है। फिर से एक बार देख लो, अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा किस आर्टिकल में, तो 263 में, 263, हाँ 263 में है। अगर हम बात करें क्या क्या चीज हम यहाँ देखे हैं, तो इसका मेन कर्तव्य क्या होता है, राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की क्या करना, जांच करना और उससे संबंधित क्या देना, सलाह देना। अब इसका अगर हम बात करें इस संगठन में कौन कौन होते हैं सबको क्लियर है, और इसकी स्थायी समिति में कौन कौन होते हैं उसको भी याद रखना। स्थायी समिति को लेके पहला क्या बताओगे, केंद्रीय गृह मंत्री, 5 कैबिनेट स्तर के मंत्री केंद्र सरकार के, और तीसरा क्या बताओगे, 9 मुख्यमंत्री इस समिति के लिए चुने जाते हैं। आए बस। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है अल्टरनेट लगे रहते हैं, नाम का लिस्ट रहता है, उसके हिसाब से 9 लोगों का नंबर रहता है अलग अलग, ठीक है ना। चयन वगैरह नहीं होता, वो नाम लिस्टेड रहते हैं, ठीक है ना। आ रहा है तक समझ में, आगे बढ़े। चलो, अब इसका हम देखते हैं बैठक को लेके क्या क्या क्वेश्चन आपको यहां याद रखना है, ठीक है। चलो, अंतरराज्यीय परिषद का जो बैठक है, पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार, अब तक कितने बार इस परिषद का बैठक हो चुका है, तो अब तक हो चुका है 12 बार। कितना बार बताओगे, 12 बार इस परिषद की क्या हो चुकी है, बैठक आयोजित हो चुका है, क्योंकि हर साल होना जरूरी है नहीं। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो अब तक अंतरराज्यीय परिषद की बैठक कितने बार हो चुकी है, 12 बार हो चुकी है। स्थापना कब हुआ था इसका जल्दी बताओ, मतलब 1990 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, है ना। तो इसका 2 बैठक का आपको याद रख लेंगे, पहला नंबर का कब हुआ था और अभी 12वें नंबर का कब हुआ था। समझ आ पा रहे हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक हुआ था 10 अक्टूबर, क्या बताओगे, 10 अक्टूबर 1990। समझ आ पा रहे हैं, है ना। और इस समय आपके मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, तो इस समय प्रधानमंत्री था आपका वीपी सिंह। क्या नाम था जल्दी बताओ, वीपी सिंह। याद रहेगा सबको, है ना। और अभी जो 12वें नंबर के जो अंतरराज्यीय परिषद का जो बैठक हुआ है, ये हुआ है आपका 25 नवंबर 2017। इसके बाद से अभी तक ये बैठक हुआ नहीं है। समझ आ पा रहा है। तो 12वीं बैठक कब हुआ जल्दी बता दो, 25 नवंबर 2017 को हुआ है, और सबको पता ही होगा कौन था,
तो नरेंद्र मोदी, इनकी क्या की थी बता दो, अध्यक्षता। समझ आ पा रहे है कि नहीं? चलो, तो बैठक को लेके बस इतना आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक अब तक कितने बार हो चुका है? 12 बार। सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1990। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे बता दो? वीपी सिंह। और 12वीं बैठक कब हुआ था बोलेंगे तो 25 नवंबर 2017 को। और किनके अध्यक्षता में हुआ था? नरेंद्र मोदी। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में जो टॉपिक है वो खत्म। क्लियर सबका कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या काम करते हैं, इनके संगठन में कौन कौन होते हैं, इनकी स्थायी समिति में कौन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति करता है। अब तक कितने बार कर चुका है? 12 बार। सबसे पहला बैठक 25 10 अक्टूबर 1990 और 12वें नंबर का 25 नवंबर 2017। क्लियर सबका? है ना? तो भाग 11 हमारा हो गया खत्म। समझ आ पा रहा है? चलो, अब आते हैं भाग 12 का टॉपिक को लेके। इसमें क्या है? चलो, भाग 12 में जो आर्टिकल है 264 से लेके अनुच्छेद 300 तक है। कहां तक है जल्दी बताओ? 264 से लेकर आर्टिकल नंबर 300 तक है, जो भाग 12 के अंतर्गत आता है। और इसका जो मेन हेडिंग में क्या लिखा जाता है मुख्य रूप से, तो हेडिंग में लिखा जाता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं। समझ आ पा रहा है? और वाद। ये इसका टॉपिक है। अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद बोलता हूँ, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 264 से 300 तक जो है वो इस टॉपिक को लेके चर्चा किया गया है। भाग 12 जो है, इसमें क्या लिखा है? भाग 12 का हेडिंग क्या है जल्दी बताओ? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अब इसमें से भी हमको मेन मेन चीजों को पढ़ना है, जैसे वित्त चीज को लेके, ठीक है ना। और जो जो आर्टिकल है, जैसे इसके अंदर का जो भी फंड होते हैं, संचित निधि हो गया, ठीक है ना, आकस्मिक निधि हो गया, इसके अंतर्गत हम वित्त आयोग पढ़ते हैं, क्या होता है वित्त आयोग के बारे में। तो ये सब मेन मेन टॉपिक को निकाल के हम इसमें पढ़ते हैं। समझ आ पा रहे हैं? जो एग्जाम में आने लायक हो इस चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? नहीं आ रहा बात समझ में? चलो, चलो तो इस भाग के अंदर अगर हम बात करें तो 264 से भले ही चालू है, लेकिन 64 नंबर का आर्टिकल मेन नहीं है। इसमें हम चालू करते हैं आर्टिकल नंबर 265 से। कहाँ से देखेंगे जल्दी बताओ? 265 जो आने लायक है उसी की चर्चा होगा, बस छोड़ छोड़ के हम करेंगे। जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम करना है। अब ज्यादा इसमें देखो रह नहीं गया है। 395 तक मेन अनुच्छेद है, 300 तक हम आ ही चुके हैं अभी धीरे धीरे करके। समझ आ पा रहे हैं? चलो, आर्टिकल नंबर 265 का अगर हम बात करें तो इसमें ये लिखा है मुख्य रूप से, अगर हम बात करें इसमें कुछ बातें कही गई संसद को लेके। किसको लेके जल्दी बताओ? संसद को लेके, कि संसद की अनुमति के बिना भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार की क्या बता दो, टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? कि जो इंडियन का जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, भारत सरकार, तो भारत सरकार के द्वारा कुछ नया अगर टैक्स लाना है, कोई नया क्या लाना है टैक्स, तो उसको किसका अनुमति चाहिए जल्दी बताओ? संसद का अनुमति चाहिए। नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता। या देश में कोई भी किसी प्रकार का नया टैक्स को लेकर अगर कुछ भी विधेयक आता है तो उस विधेयक को सदैव कहाँ पारित करवाया जाएगा? संसद में। तो आर्टिकल 265 है टैक्स के बारे में। किसके बारे में जल्दी बता दो? टैक्स। जैसे कि मान लो आपका जीएसटी था, तो जीएसटी क्या भारत सरकार सीधा ला सकता था क्या? नहीं। अगर कोई टैक्स राज्यों को भी अगर प्रभावित करता है तो राज्यों की भी अनुमति चाहिए, आधे राज्यों से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए। समझ आ पा रहा है? तब उस प्रकार का विधेयक को हम पारित मानते हैं। तो देश में किसी भी प्रकार का टैक्स अगर लाया जाता है, नया जो टैक्स है, तो उसको लागू करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? संसद का। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है जल्दी बताओ?
265 में इसकी चर्चा किया गया है। क्लियर है सबका? आए ना? चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 266, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 266। चलो, आर्टिकल नंबर 266 जो है, इसके अंतर्गत इसका जो मेन टॉपिक है वो है आपका संचित निधि। क्या है, जल्दी बता दो? संचित निधि। निधि मतलब फंड, या इसी को हम कोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। कोषाध्यक्ष सुने हो ना, जो पैसे का रखता है, गणेश समिति जो भी है जिसका पैसे, जिसका लेन देन होता है, जो भी धनराशि का अपने पास रखता है, वो सब पूरा अपन क्या बोलते हैं? कोष, या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? निधि। फंड के नाम से हम जानते हैं। तो देश में जो संचित निधि है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में बोलेंगे? तो 266 में। तो इसके बारे में कुछ जानकारी अपन देख लेते हैं, क्या क्या संचित निधि के बारे में याद करना है। ठीक है, चलो। तो संचित निधि क्या होता है? अगर क्वेश्चन है तो सिंपल बताओगे कि भारत सरकार का जो भी आपका जो कर होता है, प्लस जो भी ये ऋण लिए हैं, ठीक है ना, उसको एक जगह एकत्र किया जाता है। एक जगह क्या करते हैं, जल्दी बता दो? एकत्र करके उसको रखते हैं, और जिस फंड में एकत्र करते हैं उस फंड का नाम क्या है? संचित निधि। कि देश के द्वारा जितने भी प्रकार का कर लगाया जा रहा है, या राजस्व वसूल रहे हैं, या कहीं से ऋण लिए हैं उधार, उसको यहाँ पास कर रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं ना? तो ये जितना भी कर या ऋण का जो पैसा है, उसको एक जगह क्या करके रखते हैं? एकत्र करके रखते हैं। उसी फंड को ही क्या फंड बोलते हैं? जल्दी बता दो? संचित निधि के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है, भारत का सबसे बड़ा अगर निधि कहा जाए तो वो होता है संचित निधि। समझ आ पा रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा जो फंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संचित निधि के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? और संचित निधि में जितने भी पैसे एकत्र होते हैं, अगर इसको निकालना है, और इसकी जरूरत किसको पड़ता है? तो भारत सरकार को। भारत सरकार। तो भारत सरकार को यदि संचित निधि से पैसा निकालना है, भारत सरकार बोलने का मतलब प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री, या जो भी विभाग होते हैं वो सब किस में आएंगे? भारत सरकार। तो भारत सरकार को अगर इसमें जो एकत्र पैसा है उसको निकालना है, तो उसके लिए किसकी अनुमति लेना पड़ेगा भारत सरकार को? तो संसद की अनुमति से ही निकल सकता है, क्योंकि संचित निधि किसके नियंत्रण में होता है? संसद। तो संसद की स्वीकृति के बाद ही यहां पैसा को अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो पैसा को अगर निकालना है या जमा करना है, दोनों चीज इसमें आता है। तो किसका अनुमति चाहिए? जल्दी बताओ? संसद का। ठीक है। और संसद में हम कौन सा विधेयक ला के यहां से पैसा निकाल सकते हैं? तो उसके लिए आपको याद रखना है, हमको संसद में पारित कराना पड़ता है विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आप जितना का लाओगे, विनियोग विधेयक एक चेक टाइप से, मतलब चेक मान लो, जितने का चेक पारित होता है उतना पैसा यहाँ निकल के किसके पास पहुंच जाता है? गवर्नमेंट के पास चले जाता है। भारत सरकार फिर उसको यूज करता है, जिस भी विभाग में उसको यूज करना है। समझ आ पा रहे? जल्दी बता दो। है ना? तो इतना चीज याद रखना है कि संचित निधि की चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 266 में। संचित निधि में किस चीज को एकत्र किया जाता है? जो भी कर टैक्स वसूल रहे हैं देश में, या जो भी ऋण होता है वो सबको यहाँ जमा करते हैं, एकत्र करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा क्या होता है? जल्दी बता दो? फंड। और भारत सरकार को अगर पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति चाहिए? कहाँ से बता दो? संसद। और पैसा निकालने के लिए मेन कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। लेकिन विनियोग विधेयक से पहले भी हम जो चीज को हम लाते हैं उसको हम बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? तो बजट एक प्रकार का अनुमान होता है केवल, कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं इस वर्ष। समझ आ पा रहे हैं? तो बजट से ही मुख्य रूप से हम देखें, बजट लाकर ही मेन यहां से पैसा निकालते हैं। तो बजट एक प्रकार का अनुमान होता है। फिर उसमें जो विपक्ष की जो पार्टी की जो समितियां होती है उनकी पूरी जांच करेंगे, और पैसा को कम ज्यादा करके एक लास्ट अमाउंट बताएंगे।
और उस लास्ट अमाउंट को लेकर फिर एक विधेयक लाएंगे सदन में, और उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक जैसे पारित होगा गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। समझ आ पा रहा है? तो इतना याद रखना आर्टिकल 266 में। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो आर्टिकल 266 क्या होता है, समझ आ रहा है? किससे संबंधित है ये? संचित निधि की चर्चा करता है। क्लियर है सबका? चलो कल इसके आगे हम देख लेंगे 267, जो आकस्मिक निधि होगा। क्या होगा जल्दी बता दो? आकस्मिक निधि, उसको हम कल देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलो तो आज 266 तक लिख लेना बस, ठीक है।